हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका टॉपिक है तंत्र का तंत्र। चलिए शुरू करते हैं। वह तंत्र जो जंतुओं में सोचने, समझने, याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण रखता है। कहने का मतलब ये हुआ, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम जो करता है तो उसे हम तंत्र का तंत्र कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोलिंग करने का जो काम करता है उस तंत्र को हम तंत्र का तंत्र कहते हैं। इसकी इकाई कौन सी होती है? तंत्र का तंत्र की इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? तंत्रिका तंत्र मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं। यह तंत्र संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। पूरे शरीर पर और तंत्रिका तंत्र पर भी ये नियंत्रण रखता है। यह 2 अंगों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। अब देखते हैं मस्तिष्क के बारे में। यह शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मतलब सूचनाओं को लेना, उनके हिसाब से काम करना, मतलब उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का जो मुख्य केंद्र है वो मस्तिष्क है। यह संपूर्ण शरीर एवं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने का काम करता है। यह एक कठोर क्रेनियम में बंद होता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो एक मजबूत से हड्डी के बॉक्स में बंद होता है, इसे हम क्रेनियम कहते हैं। इसके चारों ओर मेनिन्जेस नामक आवरण पाया जाता है। अब जो हड्डी होती है, क्रेनियम जो होता है, उसके जस्ट नीचे 3 लेयर होती हैं, इसमें उसे मेनिंग्स कहते हैं, जिसमें कि हल्का सा लिक्विड भरा होता है, जिससे कि अगर सिर में कोई चोट लगे तो वो मस्तिष्क तक ना पहुँचे, वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसे मेनिंग्स कहते हैं। जब इसमें बुखार आ जाता है या सूजन हो जाती है तो हम कहते हैं मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, मस्तिष्क का औसत भार 1500 ग्राम होता है और मस्तिष्क भी 3 भागों में विभाजित होता है। अग्र मस्तिष्क, सबसे पहले देखेंगे अग्र मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क का जो सबसे आगे का भाग होता है, माथे की तरफ वाला भाग, उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसमें स्थित होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम क्या है? इसके काम को ही आपको ध्यान रखना है। बुद्धिमत्ता, याददाश्त, स्मृति, ज्ञान, वाणी, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, चिंतन और सचेत संवेदनाओं का केंद्र होता है। कहने का मतलब आपके अंदर जितनी इंटेलिजेंस है, आप जितना सोचते समझते हैं, आप जितना चीज़ें याद रखते हैं, बोलते हैं, जितनी भी अच्छी गतिविधियां जो आपकी इच्छा के अनुसार होती हैं, चिंतन करते हैं, वो सभी की सभी सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर है इसके अन्य भाग भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, दर्द, ठंडा, गर्म आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, वो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को भी नियंत्रित करता है। और जो मस्तिष्क का अगला भाग है अग्र मस्तिष्क, ये जो हार्मोन निकलते हैं उनके स्रावों को भी नियंत्रित करता है। अब देखते हैं अगला भाग कौन सा है मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण रखता है, देखने पर और सुनने पर नियंत्रण रखता है। यह मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है, मतलब ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम मध्य मस्तिष्क का होता है। फिर देखेंगे पश्च मस्तिष्क, सबसे पिछला भाग होता है मस्तिष्क का, और इसमें जो उपस्थित होता है सेरिबेलम। अब मैं जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखेंगे। सेरिबेलम ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। मतलब शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम जिम्मेदार होता है और ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति नशा करता है, धूम्रपान करता है, तो वो अपना संतुलन खो बैठता है। तो आप इस चीज़ से ध्यान रखेंगे कि नशा करने के बाद मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग सेरिबेलम होता है। अब देखेंगे अगला पश्च मस्तिष्क की बात हो रही है। इसमें स्थित मेडुला ऑब्लोंगेटा शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते, जैसे कि हृदय की धड़कन, ग्रंथियों से स्राव होना, आहार नाल का क्रमाकुंचन होना। क्रमाकुंचन का मतलब ऐसी गति आहार नाल की जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता है। तो इन सब को नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, आप देखेंगे आप
मेरुरज्जु, जो कि आपका जो मस्तिष्क है, जो कि आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र है, इसमें एक तो आपको बता दिया मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। मेरुरज्जु क्या होता है? यह बेलनाकार, खोखली एवं चपटी होती है, आपके सिर के पीछे से लेकर नीचे तक जा गई हुई जो होती है उसे मेरुरज्जु कहते हैं। यह उद्दीपनों का संवहन करती है, जितने भी उद्दीपन होते हैं आपके वातावरण में उनको आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम मेरुरज्जु का होता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? वे क्रियाएं जिसमें आप बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं, वो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। उसका नियंत्रण और समन्वय करती है। इसकी रक्षा जो होती है वो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तो कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर से मेरुरज्जु गुजरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम परधीय तंत्र का तंत्र। एक केंद्रीय तंत्र का तंत्र को शरीर के विभिन्न भागों से जोड़ने का काम करता है। परधीय तंत्र का तंत्र यह 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है। कपाल का मतलब सिर में जो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं वो, और 31 जोड़ी मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं जो होती हैं। मेरुरज्जु का मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनसे मिलकर परधीय तंत्र का तंत्र बना होता है। ठीक है, अगला है स्वायत्त तंत्र का तंत्र। यह मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से बना होता है वही चीज़, थोड़ा सा अंतर है। यह शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि हृदय हो गया, फुसफुस हो गया, फेफड़े हो गए, वृक्क आदि के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, इसके कार्य विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर एक और लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, वहीं दूसरी ओर उनके स्राव को बढ़ाता है। जहाँ एक ओर आंखों की पुतली को फैलाता है, वहीं दूसरी ओर पुतली का संकुचन भी करता है। कौन करता है? स्वायत्त तंत्र का तंत्र। अब प्रतिवर्ती क्रियाएं पढ़ेंगे। वे क्रियाएं जो उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया के रूप में अनैच्छिक रूप से होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। और यह नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इन पर आप ध्यान रखेंगे, इसको मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रण। इसमें ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं होता, मेरुरज्जु का फंक्शन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो आप बिना सोचे समझे अपने पैर को तुरंत उठा लेते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। ठीक है, अब हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे हम उद्दीपन कहते हैं। कहने का मतलब हमारे आसपास में जो भी चेंज हो रहे हैं जिसके लिए आप कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, आपका शरीर कुछ ना कुछ उसके लिए रिस्पॉन्स देता है, जवाब देता है, वो सारी की चीज़ें उद्दीपन कहलाती हैं। और जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। और जो उद्दीपन के लिए हम अपना रिस्पॉन्स देते हैं उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। अब जरा उदाहरण देखेंगे इसके। जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम से हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। इसमें जो गर्म वस्तु है वो उद्दीपन का काम कर रही है और उसको जब हम छूकर हाथ पीछे खींचते हैं तो ये हमारी प्रतिक्रिया है, इसको हम अनुक्रिया कहेंगे। कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाते हैं, इसमें रोशनी का होना उद्दीपन है जबकि कॉकरोच का छिपना अनुक्रिया है। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है। जैसे सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती है, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा होते हैं। रासायनिक पदार्थ। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन एक तरीके के रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे समझिए। दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो हार्मोन्स छोड़ती हैं, और जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो छोड़ती हैं आपके एंजाइम्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को स्रावित करती हैं। इसकी खोज विलियम एम बैलिस और अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग ने की थी। तो जो फेमस नेम है वो स्टर्लिंग का नाम ज़्यादा फेमस है कि हार्मोन की खोज किसने की? स्टर्लिंग ने। ठीक है, आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि जो हार्मोन क्या है। एक तो वो हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, और इसकी खोज विलियम एम बैलिश और अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग, आप इसको ध्यान रखेंगे, स्टर्लिंग ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब सबसे पहली ग्रंथि है हमारी, अब हमें हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो सबसे पहली ग्रंथि जो हमारी है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से कहते हैं।
ये ग्रंथि सबसे छोटी होती है। आप ध्यान रखेंगे, ये ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी होती है और दिमाग में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे और याद रखेंगे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि? क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि पहला वृद्धि हार्मोन। यह हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है क्योंकि इसका काम जो है हड्डियों की वृद्धि करना होता है, हड्डियों की लंबाई बढ़ाना होता है। ठीक है, इसकी अधिकता के कारण जायजेंटिज्म, मतलब अगर अधिक रिलीज हो जाए वृद्धि हार्मोन तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, इसको जायजेंटिज्म कहते हैं। और बहुत कम निकलेगा तो आदमी बौना रह जाता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अब देखेंगे थायराइड ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्रंथि। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। जो थायराइड हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि हाँ ये लिखा है हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से, आप ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन की कमी से मानव में गॉइटर, इसको घोंघा रोग कहते हैं, गला सूज जाता है। इसमें गले में सूजन आ जाती है। यह बीमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है। अब देखिए आपको 3-4 पॉइंट इसमें मिले हैं। पहला पॉइंट क्या है? जो है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से मनुष्य में गॉइटर नामक रोग हो जाता है, इसको घोंघा रोग भी कहते हैं। और इस रोग में क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है। और यह बीमारी होती क्यों है? इसमें थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना कब बंद कर देता है? जब इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। अब देखते हैं गोनाड उत्तेजित ग्रंथि। ठीक है, अब इसमें क्या है? गोनाड होते हैं प्रजनन अंग। लैंगिक जन्म में सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जिससे महिला के अंडाणु से एस्ट्रोजन तथा नर से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला में जो सेक्स हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एस्ट्रोजन, और पुरुष में जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही महिला और पुरुषों में अंतर होते हैं। ठीक है, और उनके जो जनन अंग होते हैं उनका विकास होता है। ठीक, पुरुषों में एक और हार्मोन निकलता है, उसको एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन, ध्यान रखेंगे, एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इसको अधिवृक्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि वृक्क या किडनी के ऊपर छोटी छोटी 2 ग्रंथियां होती है, दोनों किडनियों के ऊपर। इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ग्रंथि के। अब एड्रेनलिन का काम क्या होता है जरा इसके बारे में देखेंगे। यह एड्रीनल ग्रंथि के मेड्यूला नामक भाग से स्रावित होता है। आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हार्मोन के बारे में। यह हार्मोन शरीर में अचानक होने वाली क्रिया, जैसे हृदय दर बढ़ जाना, श्वसन दर बढ़ जाना, रक्तदाब बढ़ जाना, इन सबको नियंत्रित करता है। इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है जो कि किडनी के ऊपर होती है। ठीक, इसके बारे में और समझ लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो आपकी स्पीड अपने आप बहुत गुना बढ़ जाती है। अगर आपसे नॉर्मल कहा जाए दौड़ने को तो आप इतनी तेज़ नहीं दौड़ते हैं। तो यही कारण है कि आपके शरीर में एड्रेनल ग्रंथि जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करने लगती है। इस वजह से आपका स्पीड बढ़ जाती है। इसी वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है इससे। यह है कार्टिसोन। यह एड्रीनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से निकलता है। भाग भी याद रखेंगे। एड्रेनलिन है वो मेड्यूला से, और जो आपका कार्टिसोन है वो निकलता है कॉर्टेक्स से। यह शरीर में पानी तथा नमक की मात्रा को नियंत्रित रखता है। इसका काम क्या है? शरीर में पानी और नमक की मात्रा को नियंत्रित रखना। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।